Chalo, good morning. Today we are going to revise all the what we have learned. So we will start with the दिख रहा है सबको? हाँ सर। दिख रहा है ना अंकित हर्षिता? हाँ चलो यहीं से शुरू करते हैं। आरसीसी सबसे पहले आईएस कोड इज आईएस 456 2000। ये सब याद हो गया। स्टील इज आईएस 800। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है प्री स्ट्रेस डिजाइन मिक्स, ये सब पता होना चाहिए। 1343 इज फॉर प्री स्ट्रेस, डिजाइन मिक्स इज फॉर 10262 एंड फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट इज आईएस 383। आईएस 875 इज फॉर डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फटाफट सीमेंट कंक्रीट, व्हाट इज कंक्रीट पता था, बता दिया मैंने। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर्स। ठीक है, फटाफट से कोई एडमिक्सचर्स का एग्जांपल बताएगा? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडमिक्सचर्स? अंकिता? हाँ सर वो पोजोल पोजोलोना? सर वो और कोई? सर फ्लाई ऐश वगैरह। वेरी गुड। एडमिक्सचर करता क्या है? एडमिक्सचर के भी अलग अलग टाइप्स थे, क्या क्या? रिटार्डर्स, एक्सेलरेटर्स, याद है? हाँ सर। कोई बताएगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रिटार्डर? रिटार्डर का एग्जांपल क्या है, या एक्सेलरेटर का एग्जांपल क्या है? सर रिटार्डर का तो जिप्सम था। वेरी गुड, जिप्सम। एक्सेलरेटर का? कैल्शियम चलो सोच के कार्बाइड। बता। हाँ वेरी गुड, किसने बोला है? कैल्शियम कार्बाइड, सही है। चलो कंक्रीट, या द कंक्रीट इज द कंपोजिट मटेरियल ऑफ द फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट बॉन्डेड विद द सीमेंट दैट हार्डन्स ओवर। ठीक है, M5 सबको पता है। रेशियो इनके सबके याद हो गए? नहीं याद हुए अभी? देखो ये सब रेशियो याद होने चाहिए। ठीक है, नॉमिनल मिक्स बताया था, डिजाइन मिक्स बताया था। एक बार ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ये सब सारी चीजें बता रखा हूं मैं ना। कोई चीज कहीं पे डाउट हो तो रोक देना मेरे को। ठीक है, सबको क्लियर है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है और डिजाइन मिक्स क्या होता है? क्लियर है? देखो अभी डाउट सेशन है, कुछ पूछना हो दोनों को कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे पूछो। ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था। M5 से याद करो 1 5 10। ठीक है, जो भी फाइन एग्रीगेट का रेशियो होगा उसका जस्ट डबल होगा कोर्स एग्रीगेट, हमेशा याद रखना है ना। सीमेंट इज ऑलवेज 1 और उसका फाइन एग्रीगेट इज जो भी फाइन एग्रीगेट है उसका जस्ट डबल इज योर कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? देख लो 1:5:10। M5 से याद करो, उसके बाद धीरे धीरे क्या करते जाओ। M7.5 इज 1:4:8। ठीक है, 7.5 नहीं दिया है। M10 इज जस्ट जो फाइन एग्रीगेट है उसका एक एक रेशियो कम करते गए, 5 4 3 2। याद रखना M20 इज 1:1.5:3। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजाइन मिक्स। इसमें हम क्या करते थे? प्रोपोर्शंस का चेंज करते थे। ठीक है, चेंज कर करके हम लोग अपना नया मिक्स डिजाइन करते थे। ये जनरली होता था कितने? M40 के बाद जितने भी ग्रेड हम बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट था व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, ये आईएस कोड की लाइन है, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं करना। इसी को रिवर्स करके क्या बोलता है? 95% आर टेस्ट रिजल्ट्स विच आर मोर देन। ठीक है, 95% ज्यादा होना चाहिए और 5% नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। मीन स्ट्रेंथ हमें पता था, ये वाले कर्व से देखो। ठीक है, ये वाला कर्व प्रोबेबिलिस्टिक कर्व जिसको बताया गया था, इसके लिए ही हम जब अब डिजाइन मिक्स करेंगे ना, तो डिजाइन मिक्स विल बी डन बाय एफसीके। एफसीके इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफएम इज द मीन मॉडुलस ऑफ द मॉडुलस स्ट्रेंथ एंड प्लस माइनस 1.64 सिग्मा। सिग्मा क्या था यहाँ पे? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये कर्व हमें क्या बता रहा था? ये कर्व याद करो, पहली क्लास में नया नया आया था तो आपको यानी इसी कर्व से स्टार्ट किया था। दिस इज द कर्व ऑफ योर लाइफ। याद आ रहा है नहीं आ रहा? हर्षिता बताएगी, ये कर्व मैंने बताया था क्लास में, नहीं बताया था? हाँ बताया था सर। एक मिनट, चलो याद आया ये कर्व? नहीं याद आया?
मैंने क्या बताया था, हमेशा स्टेज पे रहो। किस स्टेज पे? ये वाली जो स्टेज है हमारी, ताकि ऑलवेज यू आर मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। हिल वाली जो पोजीशन है, मैक्सिमम पोजीशन में मत आओ, हमेशा आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ठीक है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से आपका डाउनफॉल होना शुरू होता है। यहाँ पे जब आपको आपका जब ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब घमंड आ जाता है, सारी चीजें मिल जाती है ना, तब। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन ना आए कभी भी। चलो, नाउ अब कौन बताएगा व्हाट इज द यंग मॉडल्स ऑफ रस्टिटी ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी? कौन बताएगा? याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। क्या होता है? तो 5000 इंटू रूट FCK। आप दिख रहा है, तो 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, अब मुझे बताओ फटाफट, M25 कंक्रीट के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ रस्टिटी ऑफ कंक्रीट? M25 कंक्रीट के लिए 25,000 न्यूटन पर वेरी मीटर गुड। mm स्क्वायर। चलो, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो गई। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज मॉडल्स ऑफ रप्चर? आया मॉडल्स ऑफ रप्चर क्या होता था? नहीं याद आ रहा? या फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, व्हाट इज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ? बट इसलिए बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। चलो, टाइप्स ऑफ कंक्रीट बता दो, 3 तरीके के कंक्रीट होते हैं, कौन कौन से? ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ। वेरी गुड। मुझे बताओगे, चलो हाई स्ट्रेंथ के लिए बताओ, उसकी वैल्यू क्या होती है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की वैल्यू कहां से कहां तक? 65 से M100। चलो, याद हो गया है पक्का? 65 से कहां तक? 100। चलो, ये टेबल याद होनी चाहिए, 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए। स्टैंडर्ड कंक्रीट की रेंज क्या है? दैट इज 25 टू 60। ये पुराने वाले कोड में नहीं था इतना। ठीक है, पुराने वाले कोड में इस टोटल ग्रेड इज 60 तक ही था। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की 65 टू 100, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो, सॉरी सॉरी, हाँ, देखो यहाँ पे ये वाला पुराना वाला है। स्टैंडर्ड कंक्रीट की यहाँ थी 25 टू 55, जबकि उसमें हो गया 60 तक, और 60 टू 100 चला गया हाई स्ट्रेंथ, इसमें 80 तक ही है। ठीक है, ये पहले अमेंडमेंट से पहले है, दिखा हुआ है ना, बिफोर अमेंडमेंट। चलो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी सबको पता है, M20। चलो, ये किस किस को याद हो गया कि कितने तरीके की कंडीशन है? व्हाट आर द वेरियस कंडीशन? मैंने बता कैसे याद करवाया था, माइल्ड, मॉडरेट, सॉरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सट्रीम, सॉरी वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ठीक है, 5 तरीके की कंडीशन थी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, सीमेंट कंटेंट और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन सा लेना है ये हमें याद होना चाहिए, है ना, और वाटर सीमेंट रेशियो, 3 चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन को क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे वेरी सीवियर के लिए पूछ लेगा, एक्सट्रीम के लिए कहाँ किसके लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आ जाते हैं नॉमिनल कवर। ठीक है, अब माइल्ड एक्सपोजर अगर दिया हुआ है तो स्लैब के केस में 20, देखो स्टार्टिंग से बढ़ते हैं, स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन, ऐसे बढ़ता है 20, 25, 40, 50। ठीक है, साथ साथ इनको याद होना चाहिए। अब पूछो इनका यूज कहाँ पे है? दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द कवर। जब भी आप कवर प्रोवाइड करोगे, डिजाइन आप खुद से करते हो, तो डिजाइन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्लैब डिजाइन कर रहे हो तो आपको मिनिमम कवर कितना लेना है, ठीक है, या नॉमिनल कवर उसका कितना लेना है। और उसी में बीम का अगर डिजाइन कर रहे हो तो बीम के लिए आपको कवर कितना लेना है, 20, 25 कितना मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कॉलम के लिए जबकि आपको कवर ज्यादा लेना पड़ेगा। खुद देखो स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर पता चल रहा है, स्लैब में अगर 20 mm भी ले लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप स्लैब ऑलरेडी स्टील सब बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हो। ठीक है, बीम में आप 25 ले लोगे तब भी चल जाएगा। कॉलम है, कॉलम में कवर आपको ज्यादा लेना है। ठीक है, फाउंडेशन में उससे भी ज्यादा। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर मतलब एलिमेंट वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें कवर भी बढ़ता जाएगा। नाउ कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द बीम, हमने किया था एनालिसिस ऑफ द बीम। एनालिसिस ऑफ द बीम में मैंने क्या बताया था, सब कुछ दिया होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, यही बताया था, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमें निकालना होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दिस इज व्हाट नोन एज एनालिसिस ऑफ द बीम। एनालिसिस ऑफ द बीम में हमें क्या पूछा है,
देखो रेक्टेंगुलर बीम दिया हुआ है, ग्रेड दिया हुआ है, बीम की विड्थ और डेप्थ दी हुई है। देखो अब यहाँ पे देखो 300 बाई 550 का एक आपको दे दिया। अब ये आपको डिजाइन ही करना है। देखो अब क्या होता है ना, क्लाइंट कभी आपको ये नहीं बताता कि मुझे इतने इतने साइज की बीम चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपको कभी भी एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ में आया? देखो दोनों में डिफरेंस देखो, आपको वहां पे दे देगा इतने बाई इतने का एरिया है, मुझे यहाँ पे अपना घर बनाना है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि मुझे इस साइज की बीम चाहिए। कई थोड़े होते हैं वो अगर बता भी देती, अगर इसी साइज की बीम चाहिए तो आपको फिर वहां पे एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता फील्ड में, ठीक है। तो फील्ड में डायरेक्ट आपको बीम डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर? तो इसीलिए डिजाइन इज मोर इंपॉर्टेंट, एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में देखो जब तक आपको पता नहीं है कि एनालिसिस मतलब अगर एनालिसिस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा कितना, तब तक आप उसका डिजाइन भी नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीजें मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एनालिसिस के लिए होता है तो एनालिसिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट की ग्रेड कौन सी है, ठीक है, साइज क्या है और कितने क्या मतलब स्टील भी ले रहे हैं, ये अगर पता होगा तो आसानी से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ, किसी को याद हो तो बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए? वही पुरानी कहानी, एक्चुअल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ, है ना। सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ निकलेगी। एक्चुअल डेप्थ को क्रिटिकल डेप्थ से कंपेयर करोगे, अगर एक्चुअल डेप्थ कम है क्रिटिकल डेप्थ से तो दिस इज अंडर रेनफोर्स्ड, अगर ज्यादा है तो ओवर रेनफोर्स्ड, अगर बराबर है तो बैलेंस। ये सारी चीजें तो याद हो गई होंगी, 2-3 बार मैंने बता दी। हाँ सर। ठीक है, दोनों को कंपेयर किया, अंडर रेनफोर्स्ड है ओवर रेनफोर्स्ड है, उसके बाद क्या करोगे? अगर अंडर रेनफोर्स्ड है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके थ्रू लगेगा? स्टील के थ्रू लगेगा या कंक्रीट के थ्रू? जल्दी फटाफट बताओ। अंडर इनफोर्स में टेंशन साइड से लगता है ना। किससे लगता है? टेंशन साइड से लेते हैं ना एमआर। हाँ, क्यों अंडर बताओ, व्हाट इज द रीजन? उससे एक्यूरेट निकलता है शायद, वही था। अच्छा, एक्यूरेट निकलता है। अंकिता सही, अंकिता हर्षिता सही बोल रही है गलत बोल रही है? सर अंडर रीइंफोर्स के लिए ना सर, हाँ उसमें आपने बोला हाँ, था कि हाई लगता है फोर्स। रीजन बताया था? कुछ नहीं बताया था, ऐसी और जबरदस्ती वो मैंने बोल दिया टेंशन, टेंशन से ही करना है तो टेंशन से ही करना है, मैंने बोल दिया कुछ भी करो, है ना। ऐसा नहीं है, सर रीजन था उसके लिए। जैसे टी ए आपने बोला सिग्मा था। एस टी के इक्वल होता है। हाँ हाँ चलो, कुछ कुछ सही बोला, कुछ कुछ। अगर अगर मान लो मैं कंक्रीट से निकाल लूं तो क्या होगा? अगर कंप्रेशन से निकाल लूं तो क्या होगा? अगर तो वहाँ पे वो एवरेज निकालना पड़ता है ना कि 0 प्लस हम्म किस में निकालना पड़ता है? अंडर इनफोर्स में निकालना पड़ता है। तो कंप्रेशन से अगर कर रहे हैं तो हाँ, उसमें क्या निकालना पड़ता है? सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, मतलब कुछ कुछ याद है ना। देखो सिंपल सा वो रखो, वो वाला फिगर ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। अंडर इन्फोर्स के केस में क्या होगा, ओवर इन्फोर्स के केस में क्या होगा, ठीक है। ओवर इन्फोर्स के केस में दिक्कत होने लग जाएगी। क्यों दिक्कत होने लग जाएगी? क्योंकि वहां पे हमारा देखो, अब सबसे पहले एक सवाल पूछूं मैं, अंडर इन्फोर्स में पहले फेल कौन करेगा? स्टील। पक्का? हाँ किसने बोला स्टील? अंकिता ने? हाँ पक्का स्टील फेल करेगा? हाँ सर, अंडर हाँ रेनफोर्स में सर, स्टील ही स्टील करेगा। फेल करेगा। हाँ, इसीलिए दिस इज नोन एज डक्टाइल फेलियर। वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अंडर इन्फोर्स्ड इज, अब दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? आप लोग कौन सा डिजाइन करोगे, अंडर या ओवर? सर अंडर। क्यों? सर क्योंकि स्टील फेल करेगा भी तो हमें टाइम देगा, लेकिन अगर कंक्रीट फेल किया तो एक बार में वो गिर जाएगा। दैट फेलियर इज नोन एज, ब्रिटल फेलियर। ब्रिटल फेलियर। वेरी गुड। मतलब सब तो याद ही हो गया अब तो, मतलब अंडर इन्फोर्स्ड ओवर इन्फोर्स्ड तो हो ही है उसमें। चलो अब सामने दिख रहा है, व्हाट इज डबली रेनफोर्स सेक्शन? बताओगे कुछ क्या होता है? पिछली बार जो समझ नहीं आया। सर बिल्कुल नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं याद है कुछ। अच्छा, डबली रेनफोर्स्ड किसका भाई है ये बताओ, अंडर का या ओवर का? ओवर का। हाँ, ये तो समझ आ गया ना, ओवर का। जब ओवर एनफोर्समेंट आएगा तभी हम डबल, मैंने ये बताया कि हमेशा जब भी हम डिजाइन करेंगे तो वी विल अडॉप्ट
अंडर रेनफोर्स सेक्शन, लेकिन हमारे पास कोई सिचुएशन ही नहीं है, वह सिचुएशन आ गई कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन ही बनाना है, तो हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन ना देके कौन सा सेक्शन देंगे? डबली रेनफोर्स्ड। डबली। ये चीज समझ में आ गई नहीं आई? हाँ सर। है ना? तो लेकिन अब क्यों? देखो, अब हाँ क्या पूछो अंकिता? तो क्यों, मतलब डबली क्यों हम प्रेफर करेंगे ओवर ओवर रेनफोर्स? हाँ, यही सवाल आना चाहिए था। अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अब तक तो मैं बात कर रहा था सबसे बेस्ट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन से काम नहीं चला सकते। कब ऐसी सिचुएशन आएगी? जब हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द बोथ आर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब अब क्या कर रहे हो ना, जब आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन तभी दे पाओगे जब आपका मतलब एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो रही होगी, ठीक है? उस स्ट्रेंथ के बियॉन्ड आपको और स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टील की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये चीज समझ में आई अंकिता? एक एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी ना जहां पे कि आपकी जो बीम है वो उतनी ही पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ले पा रही होगी। मतलब अंडर एनफोर्स के केस में आप क्या कर रहे थे? योर स्टील क्वांटिटी इज लेस, ठीक है? ओवर एनफोर्स में क्या हो रहा था? स्टील की क्वांटिटी बढ़ रही थी। समझ में आया ये चीज? हाँ सर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया, एक समय ऐसा आएगा ना जहां पे कि आपकी विड्थ फिक्स है। विड्थ जो आप दे रहे थे, विड्थ और डेप्थ मतलब आपकी फिक्स हो गई। मान लो आपने 300 बाई 900 का ले लिया, ठीक है? अब आप ना 300 से आपकी विड्थ बढ़ सकती है ना आपकी डेप्थ और बढ़ सकती है, ठीक है? अब आप डेप्थ ही इतनी बढ़ा दोगे और आपका रूम इतना छोटा है कि आपकी बीम ही बीम पूरी नजर आएगी पूरे रूम में, ठीक है? रूम की स्पेस ही नहीं हो पाएगी। तो इसका इसका ये मतलब थोड़े है कि आप मतलब बीम की विड्थ और डेप्थ बढ़ाते जाओ, तो बीम और बीम की विड्थ और डेप्थ तो फिक्स हो गई, ठीक है? और जो सेक्शन है, जिस जो हमारे लोग क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर रहे थे, उस पर बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है। समझ में आया अभी? समझ में आया अंकिता? नहीं नहीं तो आया? यहाँ तक समझ कि अगर फिक्स हो गया 300 और 900, उससे ज्यादा नहीं जा हाँ सकते, लेकिन ठीक है। उसके बाद अब लेकिन बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है। 100 किलो न्यूटन का किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे, अब ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है? जो कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट। अब क्या करोगी? अच्छा, तो रीएनफोर्समेंट अब बढ़ा क्या देंगे, करोगे ये बताओ? हैं? तो स्टील का बढ़ा देंगे। हाँ, अब स्टील कैसे बढ़ाओगे ये बताओ? 300 mm में है, आपने तीन, जैसे ये दिख रहा है ना, ये तीन ब्लैक ब्लैक आपने स्टील दे दिया। अब आपको और तीन स्टील देने थे, अब आप ये स्टील कैसे दोगे? इसके ऊपर दे दोगे क्या? आप चाहो तो इसके किनारे किनारे की स्टील दे सकते हो, यहाँ पे एक यहाँ पे देते, एक यहाँ पे देते, एक यहाँ पे देते, एक यहाँ पे देते, या एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो यहाँ पे हो जाते, एक बीच में कर देते। क्या ऐसा पॉसिबल है अंकिता? नहीं सर। हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल है बताओगे? आई गेस नॉमिनल कवर चाहिए होते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नॉमिनल कवर भी चाहिए। और अगर हम पूरी बीम में स्टील ही स्टील दे देंगे तो उसके बीच में कंक्रीट प्रॉपरली नहीं आ पाएगा और वो प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डबली रेनफोर्समेंट में। अब डबली रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है? अब यहाँ पे डबल का मतलब ये है कि वी विल गिव द स्टील इन टेंशन जोन एज वेल एज इन कंप्रेशन जोन। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। हम टेंशन जोन में भी वो स्टील देंगे और कंप्रेशन जोन में भी। यहाँ पे दिख रहा है दिस इज टेंशन जोन, यहाँ बताया था न्यूट्रल एक्सिस से नीचे होती है टेंशन जोन, दिस इज नोन एज कंप्रेशन जोन। तो हमने टेंशन जोन में भी स्टील दिया और कंप्रेशन जोन में भी स्टील दिया। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। देखो, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, समझ में आया तभी बोलना, ठीक है? देखो, अब पहला केस हम लोग कब ले रहे हैं? इफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, ठीक है? सिंपल सी बात है। हम डबली रेनफोर्समेंट में कब गए? जब जो हमारा अंडर रेनफोर्स या बैलेंस सेक्शन था उतना बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा किससे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस, दैट इज एएसटी। वहां पे भी हम एएसटी यूज कर रहे थे, तो एएसटी थी। क्लियर है? नाउ
the moment of resistance for the balance section will be equal to the area of steel for balance section. For extra bending moment AST1, जो AST1 यूज कर रहे हैं, कितना वो बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट करेगा? टोटल बेंडिंग मोमेंट जितना आ रहा है माइनस द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन. जो ऑलरेडी बैलेंस सेक्शन के लिए आ रहा था उसको माइनस कर दें अगर टोटल बेंडिंग मोमेंट से, तो AST1 जितना बचा वो उतना बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर पाएगा. क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. अब जो ये AST1 के कारण जो आ रहा है, ठीक है, मतलब AST1 के लिए को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा. किस लिए? ताकि जो हमारा बीम है वो ओवर रेनफोर्स ना हो जाए. ठीक है. जो मतलब देखो क्या हुआ, हमने और स्टील तो ले लिया, स्टील लेने के कारण हमारी बीम क्या हो रही थी? ओवर रेनफोर्स हो रही थी. उस जो ओवर रेनफोर्स ना हो उसको रिड्यूस करने के लिए हम उतना ही स्टील सेम हम कहां प्रोवाइड कर देंगे? इन कंप्रेशन जोन. क्लियर है? फिर से बताऊं? फिर से बताइए. हाँ, ये 3 जो स्टील हमने एक्स्ट्रा दी, देखो ये ब्लैक वाली किसके लिए है? बैलेंस सेक्शन के लिए. बैलेंस सेक्शन समझे ना? अभी मैंने क्या बताया था, ओवर रेनफोर्स जैसे ही होगा हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन ना देके हम क्या करेंगे? बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे. क्लियर? और बैलेंस सेक्शन के लिए हम ये 3 ब्लैक वाले स्टील दे रहे थे, लेकिन अब ये हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना ले पा रहा था? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस सिर्फ बैलेंस ही आ रहा था, मतलब MR बैलेंस ही ले पा रहा था ये पूरा क्रॉस सेक्शन. तो हमें कितना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ये पूरा बेंडिंग मोमेंट जो कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है. ठीक है. तो उसके लिए हम ये रेड वाले 3 स्टील एक्स्ट्रा लगा रहे हैं. ये 3 जो स्टील आ रहे हैं दैट विल टेक द बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द बैलेंस सेक्शन. इतना बेंडिंग मोमेंट ये रेसिस्ट करेंगे. अब इसके कारण ये बीम हमारी ओवर एनफोर्स ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम उतना ही स्टील, जितना ये रेड वाला स्टील जितना दिया उतना ही हम स्टील कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करेंगे. क्लियर या नहीं क्लियर? हाँ सर. देखो एक बार समझ लोगे तो पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे. ठीक है. लेकिन 2-3 बार अभी पूछ लो, क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग क्या? न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल मतलब अब सॉल्व कैसे करना है इनको. ठीक है. तो अब आ जाते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द कंप्रेशन जोन. ठीक है. वहां पे मॉड्यूलर फैक्टर मैंने बताया था 1.5 मल्टीप्लाइड बाई m. याद है? जब स्टील को कंक्रीट के टर्म में हम लोग चेंज करते थे तो वी विल कन्वर्ट इट बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई द परमिसिबल स्ट्रेस एग्जिस्टिंग इन द सराउंडिंग कंक्रीट. ठीक है. तो टेंशन जोन के लिए तो क्लियर था, AST कितना हो जाएगा? m मल्टीप्लाइड बाई AST. कैसे? m इज द मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाई AST. क्लियर है? कंप्रेशन जोन के लिए जो ASC आएगा दैट विल बी 1.5. ठीक है. यहां पे 1.5 क्यों आया, कोई बताएगा? कोई क्रीप को डिफाइन करेगा? व्हाट इज क्रीप? क्रीप क्या बताया था मैंने? क्रीप बताएगा कोई? हाँ सर. क्या था क्रीप? सर क्रीप इज हाई द, टेम्परेचर. हाँ, तो उसमें डिफॉर्मेशन होती रहती है फॉर क्रीप इज द लॉन्ग. परमानेंट डिफॉर्मेशन. सिंपल सा याद रखो. ठीक है. तो उसकी बिल्कुल, लेकिन जब ऊपर सिर्फ कंक्रीट था ना तो वहां पे क्रीप बहुत कम हो रहा था, बट जब स्टील भी आ गया तो उसके कारण हमें एक और फैक्टर लेना पड़ेगा दैट इज 1.5. दैट इज द वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन स्टील ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप ड्यू टू कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द स्टील. ठीक है. स्टील के अंदर भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है. और जब आप उसको कंक्रीट में यानी कंप्रेशन जोन में यूज करोगे तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट फ्रॉम 1.5 m इनटू ASC. क्लियर हुआ नहीं हुआ? हर्षिता क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? पूछ लो अभी. नहीं समझ आया सर. हाँ देखो ये वाली ब्लू वाली लाइन पढ़ो. दिस 1.5 वैल्यू ऑफ द कंप्रेशन स्टील इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्रीप ड्यू टू द कंटिन्यूअस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द स्टील इन कंप्रेशन. जब तक ये टेंशन में था तो आपका टेंशन जोन है, टेंशन जोन में सिर्फ टेंशन फोर्स आ रहा था हमारा इस पे, लेकिन जैसे ये कंप्रेशन जोन में गया तो वहां पे कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आएगा, उसके कारण कुछ क्रीप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे इसमें टोटल बीम में, हमारे क्रॉस सेक्शन में.
ठीक है। तो जो इफेक्ट ऑफ क्रीप कम से कम हो, ठीक है, जो एक्चुअल हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो चेंज हो रहा था ना, वो जैसे ही हमने तो नॉर्मल बनाया था कि यहाँ पे सिर्फ कंक्रीट है, उसके लिए हमने बनाया था, लेकिन जैसे ही स्टील आया तो उसके कारण हमारा इफेक्ट ऑफ क्रीप भी आने लगा, एक्चुअल स्ट्रेन जो होनी थी नॉर्मल इलास्टिक स्ट्रेन से वो ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उसके कारण हमें यहाँ पे भी एक फैक्टर यूज करना पड़ेगा, दैट इज 1.5। क्लियर है? हाँ सर। हाँ ठीक है, दैट विल बी 1.5 m इंटू ASC, ठीक है। तो डायरेक्ट इन फिगर का जब AST हमें निकालना होगा तो डायरेक्ट हम इनका यूज करेंगे। चलो अब आ जाते हैं सेम। अब तक देखो, अब आपका जो सिंगली रेनफोर्स था ना वो रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, वी विल फाइंड द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला XC विल बी इक्वल टू m इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाय m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। क्लियर? याद है नहीं याद है? फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा। फॉर्मूला याद हुआ नहीं हुआ? सिंपल सा, XC इक्वल टू K इंटू डी। के ही था ना हमारा क्या? इसी को दूसरे फॉर्म में बताऊं, सिग्मा CBC डिवाइड बाय द सिग्मा CBC, सॉरी सिग्मा CBC डिवाइड बाय द सिग्मा CBC बाई m प्लस सिग्मा ST बाई m। यही था क्या था? कुछ गलत बोल दिया मैंने? याद आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है यार। ये लिखा हुआ है ये वाला, इसी को तो याद करवा रहा था मैं। x इक्वल टू K इंटू डी। के की वैल्यू ये थी पूरी, ठीक है। तो दिस इज द क्रिटिकल डेप्थ में कोई चेंज आया नहीं आया? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी। एनालिसिस का तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट एनालिसिस पे आएंगे हम लोग, है ना। अब चलो, अब ये फिगर देखो, ये जो बताया ये फिगर मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा, हर्षिता या अंकिता? ये फिगर में ये चीज कहां से आई, क्या है ये? फटाफट से देखें कौन करता है। तो कौन सी चीज? AST? ये जो हैश हैश करके है ना, हाँ पहले तो हैश हैश सिंबल क्या दिखाता है ये बताओ। सर, ये तो रीइंफोर्समेंट जो कॉम्प्रेशन जो उनमें यूज किया गया है। ये रेनफोर्समेंट है। ये रेनफोर्समेंट मैंने ऐसे बताया था, ऐसे दिखता है। ऐसा वो तो गोल गोल दिखते हैं। हाँ तो ये है रेनफोर्समेंट। तो ये कैसे हो गया, कोई एक्सप्लेन करे फटाफट, बता रखा है मैंने ये तो। देखें कौन दिमाग लगाता है। एक ही है दिमाग लगाने वाली, वो है नहीं यहाँ पे। हर्षिता बताओगी? मैं बताऊं? बता दीजिए सर आप ये सर। चलो, वो सिग्मा एसटी बाई सिग्मा सीबीसी क्या होता है? सॉरी सिग्मा सीबीसी बाई सिग्मा एसटी क्या होता है? एम होता है मॉड्यूलर रेशियो। एम, हाँ मॉडुलर। हाँ चलो, याद आया कुछ? तो अगर मुझे क्या करना है, पहले वाले फिगर में क्या किया है पता है, स्टील के एरिया को कंक्रीट के टर्म में बना दिया है। देखो जब स्टील जो होगी ना, स्टील को आप कंक्रीट के टर्म में बनाओगे तो वो एरिया ज्यादा होगा। समझ में आया? ये कंक्रीट के टर्म में है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट दिख रहा है m इंटू AST, और ये हो जाएगा 1.5 m इंटू ASC। समझ में आया नहीं आया? क्या हुआ, क्या बोला मैंने? आया या नहीं आया? नहीं सर। नहीं सर, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो स्टील ये रहा, 1 2 3 स्टील। इस स्टील को मुझे कन्वर्ट करना होगा कंक्रीट में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? अभी आपने बताया, क्या बताया था, मॉडुलर रेशियो क्या होता है? हमने मॉडुलर रेशियो किस लिए निकाला था? दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, है ना। जब हम लोग वहां वर्किंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो यही चीज तो की थी हमने। क्या किया था, स्टील जितना स्टील यहाँ पे लगा, ठीक है, मतलब ये स्टील को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल बच जाएगा, ठीक है। तो इस स्टील का जितना होल यहां से गया उसको अगर हम कंक्रीट के टर्म में चेंज करेंगे तो वी विल हैव व्हाट, द एरिया ऑफ दिस स्टील विल बी कन्वर्टेड इनटू m इंटू AST। और याद रखना, जब स्टील की जगह पे आप कंक्रीट लाओगे तो स्टील के कंपैरिजन में कंक्रीट ज्यादा लगेगा। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आया। हाँ सर।
आया, तो वही चीज ये दिखा रहा है, द MAST विल बी मोर देन दैट ऑफ द स्टील, जितना ले रहा है, और इसी तरह 1.5 इंटू MAST विल बी मोर देन द एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन जोन। क्लियर है नहीं क्लियर है? हर्षिता? हाँ सर। चलो अब नाउ एक्चुअल, हाँ बोलो क्या बोल रही हो? सर AST तो ST स्टील हो गया, SC क्या है? हाँ, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। अच्छा। क्लियर हाँ सर। है ना, वो कंप्रेशन जोन है ना ऊपर वाला, तो दोनों AST हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ऊपर का एरिया अलग हो सकता है, नीचे का एरिया अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसीलिए तीसरे वाले फिगर में देखो यहाँ पे दिखाया है AST1 और ये ASC। अब AST1 मेरे को बताओगे क्या था AST1? अच्छा, ये फिगर अभी तक समझ में आया कि नहीं? ये पूरा फिगर इज इक्वल टू दिस फिगर प्लस दिस फिगर। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो गया बताओगे, बताएगा कोई? मुझे AST बैलेंस और AST1 में डिफरेंस बताओ। AST1 कैसे हो गया? AST1 इज इक्वल टू AST बैलेंस है, ऐसा है क्या? नहीं सर वो AST1 वो था ना, टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ हाँ वेरी रेजिस्टेंस। गुड, अब समझ में आ रहा है अंकिता। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है, AST बैलेंस हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए, जो बैलेंस सेक्शन हम लेंगे उसमें ऑल एज इट इज बैलेंस सेक्शन जो AST था हम उतना ले रहे हैं, लेकिन वो वाले फिगर में मैंने दिखाया था, ये ब्लैक वाले तो थे ही, प्लस रेड वाले ऊपर स्टील आए थे, वो रेड वाले स्टील यहाँ पे आ गए, दैट इज AST1। AST1 के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? दैट विल बी टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द बैलेंस सेक्शन, क्योंकि बैलेंस सेक्शन भी तो कुछ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका रेसिस्ट कर रहा है, तो वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में माइनस कर दोगे तो यू विल हैव द बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और ऊपर वाला ASC आपको पता ही है। ठीक है, अब इस पे लिख रहे हैं एक्चुअल एक्सिस की हम इक्वेशन लिख रहे हैं, सेम एज इट इज जो पिछली बार किया था। ठीक है, अगेन आएगा यू विल हैव द B इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2। ये किसके लिए है? बैलेंस सेक्शन के लिए। दिख रहा है, B हमारा होगा XA होगा एक्चुअल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई XA बाई 2 माइनस हमारा माइनस किसके लिए आ गया? ASC, एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन द कंप्रेशन जोन, दैट विल बी XA माइनस DC। DC मुझे बताएगा व्हाट इज DC? DC जल्दी बताओ, DC क्या है? वो नॉमिनल व्हाट इज DC? हाँ, अब देखो, जब तक मैं नीचे से बात कर रहा था, क्लियर कवर मान लो या नॉमिनल कवर मान लो या मतलब देखो क्या है ना, जैसे नीचे जब सील लग रहा था उसके नीचे मैं कवर की बात कर रहा था, अब जब ऊपर सील लगेगा तो ऊपर भी तो उसके कवर होगा, है ना? अब तक ऊपर के कवर की बात नहीं हो रही थी क्योंकि ऊपर स्टील नहीं था, अब ऊपर भी स्टील आ गया तो उसके ऊपर भी कवर आएगा, दैट विल बी XA माइनस DC। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, प्लस 1.5 अगेन दिस ASC के लिए हमें लिख रहे हैं, दैट विल बी 1.5 M इंटू ASC XA माइनस DC। क्लियर हो गया? दैट मस्ट बी इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस XA। ये वाला पार्ट किसके लिए है? दैट विल बी फॉर कंप्रेशन जोन, ये कंप्रेशन जोन में इतना पार्ट आएगा और दिस विल बी योर टेंशन जोन। क्लियर है? फिर से एक बार देखना है इसको, न्यूट्रल एक्सिस की इक्वेशन समझ में आई? ये कंप्रेशन जो क्या बोलते थे, एक्चुअल डेप्थ निकालनी हो तो आप क्या करो, मतलब सॉरी क्या करते थे, कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू टेंशन जोन, यही करते थे, तो कंप्रेशन जोन को टेंशन जोन के बराबर कर दिया। कंप्रेशन जोन के लिए क्या आएगा? B इंटू एक्स बाई 2 माइनस ASC XA माइनस DC प्लस 1.5 M इंटू ASC XA माइनस DC इक्वल टू M इंटू AST D माइनस XA। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछे फटाफट, कोई डाउट है? नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो अब एक साथ पूरा लिख दिया, क्रिटिकल एक्चुअल डेप्थ XC इक्वल टू M सिग्मा CBC, पूरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस B इंटू X से पूरा हमारा आ गया। ठीक है, यही चीज बता रही है, दैट विल बी कॉन्क्रीट एरिया मोमेंट, मतलब मोमेंट लेते ना, मोमेंट फ्रॉम कंप्रेशन जोन, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट फ्रॉम टेंशन जोन। ठीक है, तो कंप्रेशन स्टील एरिया मोमेंट, ये सारी चीजें हो गई इक्वल टू दिस दिस दिस
इसको सॉल्व किया है, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 m माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया तो m इंटू एस सी एक साथ आ गया, x से माइनस डी सी आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख के आप क्या निकालोगे, एक्चुअल डेप्थ आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अगेन वही सारी चीजें देखो, अंडर रेनफोर्स का भी रिवाइज हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप क्या था, पहला स्टेप हो गया क्रिटिकल डेप्थ, दूसरा हो गया एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, तीसरा हो गया कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल एंड द न्यूट्रल। अगर एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू क्रिटिकल दैट विल बी योर बैलेंस सेक्शन, एंड इफ एक्चुअल डेप्थ इज लेस देन क्रिटिकल देन इट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी दैट विल बी ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अब पूछोगे सर डबली रेनफोर्स सेक्शन में भी हम तीनों सेक्शन निकालेंगे? बिल्कुल निकालोगे। डबली रेनफोर्स को भी आपको चेक करना पड़ेगा, अंडर आ रहा है, ओवर आ रहा है और बैलेंस आ रहा है। जबकि शुरुआत हमने कहां से की, जब हमारे पास ओवर आया तभी से तो हमने डबली पे गए, तो डबली का भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डबली का फिगर एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से सबसे पहले जो ये फिगर था, देखो इस साइड वाला जो फिगर है ना, दैट विल बी योर फाइनल फिगर। ये फाइनल फिगर है, इसको पार्ट बाई पार्ट में तोड़ा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम फॉर्मूला कहां से ला रहे हैं। ठीक है, दिस इज फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए एज इट इज जो हमारा पहले होता था सी ए टी ए बाई एम, ठीक है, कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, इनके बीच में लिवर आर्म। अब जब हमारा कंप्रेसिव जोन आ गया, ठीक है, सॉरी कंप्रेसिव बोल रहा हूं, जब हमारा स्टील इज इन कंप्रेशन जोन, उसके लिए हमारा स्टील पे भी एक अलग से सी डैश लगेगा। ठीक है, दिस इज फॉर बैलेंस सेक्शन। दिस इज फॉर जब स्टील हमारा कंप्रेशन जोन में है तो वहां पे सी डैश अलग हमारा स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी आ रहा था, यहाँ पे सी डैश आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले की तरह क्या था हमारा फॉर्मूला, बी इंटू एक्स इंटू सी ए बाई 2। ठीक है, हम क्या लेते थे, स्ट्रेस का एवरेज कर लेते थे, या सी ए बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लिवर आर्म डी माइनस एक्स ए बाई 3। अब एएससी के लिए अलग से निकलेगा, दैट विल बी एएससी इंटू सी डैश। ठीक है, यही करते थे हम, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई द स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस डी माइनस डी सी। ठीक है, और फिर इसी तरह एक और निकलेगा 1.5 m इंटू एस सी मल्टीप्लाइड बाई सी डैश डी माइनस एक्सी। ठीक है, एक किसके लिए निकला है, एक निकला है हमारा इस वाले फिगर के लिए। ठीक है, इस वाले फिगर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, माइनस एस टी, हाँ ठीक है। ठीक है, एक के लिए हमारा क्या होगा, माइनस होगा, एक के लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, स्टील के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ होल प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है फॉर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अभी तक कोई डाउट है, फटाफट पूछो। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्लियर? हाँ सर। जबरदस्ती बोल रहे हो ना, कुछ समझ में आ नहीं रहा, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों। आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा ठीक है, बहुत आ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। देखो कंप्रेशन जोन के लिए वो था, दिस इज फॉर टेंशन जोन। टेंशन जोन के लिए यहां से देखोगे तो टी ए बाई एम, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था है ना, टी ए बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू एस टी बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस एक्स 3, वैसे ही जैसे कंप्रेशन जोन के लिए था। और टेंशन जोन, देखो टेंशन जोन में हमारा वो वाला मैटर ही नहीं है, 1.5 वाला है नहीं, तो डायरेक्ट एम इंटू एस टी 1। देखो इसीलिए देखो आप पूछोगे ना एस टी 1 अब तक तो ले नहीं रहे थे, टेंशन जोन के लिए जब लोगे तो एस टी 1 लेना पड़ेगा, एम इंटू एस टी इंटू टी ए बाई एम डी माइनस डी सी। बस डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट है, दिस इज सिंपल, मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड है सिंपल, खत्म हो गया ये एनालिसिस। चलो एक न्यूमेरिकल देख लें, क्या न्यूमेरिकल शायद करवाया, डबली खत्म हो गया। टीवी में देखना है आज, तो पिछली बार मैंने बताया था वाला भाई, ये लिमिट स्टेट मेथड देखो, रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालते कैसे हैं सर, लिमिट स्टेट नहीं हुआ था हमारा। सर लिमिट स्टेट करवा तो दिया, कुछ नहीं करवाया लिमिट स्टेट का। नहीं हुआ था, वर्किंग स्ट्रेस ही हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, मुझे भी बहुत दिन हो गया ना। चलो ठीक है, लिमिट स्टेट पे आते हैं। ठीक है, फटाफट से लिमिट स्टेट पे आते हैं, अब तक तो वर्किंग स्ट्रेस ही देख रहे थे। अच्छा सॉरी, ये लिमिट स्टेट से डबली का ही दिया होगा। ठीक है, याद कर लो Fe 250, ये लिमिट स्टेट और इजी है। ठीक है, डायरेक्ट चीजें हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, जनरली तो अभी लिमिट स्टेट ही यूज हो रहा है। मेरे हिसाब से लिमिट स्टेट मैंने शुरू किया था, नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया। नहीं सर,
लिमिट लिमिट स्टेट तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो अब तक कौन कौन से आयरन के हमने पढ़ लिए, 250, 415, 500, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट वैल्यू होती है, जैसे के इंटू डी वहां पे बताया ना। अभी अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था, एक्स की वैल्यू बता रहा था, एक्स इक्वल टू के इंटू डी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? अभी हाँ अभी सर। जो ऊपर हाँ सर। ऊपर करवा रहा था ना, क्रिटिकल डेप्थ बता रहा था, एक्स सी इक्वल टू के इंटू डी। के की वैल्यू बताया था, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू है। आपको देखो तीन ही आयरन स्टील बार तीन ही तरीके के यूज हैं, 250, 415, 500, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग विल बी, अब वहां पे जो क्रिटिकल था, हियर इट विल बी एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। क्रिटिकल एक्सयू लिमिटिंग फिक्स हो जाएगा। अगर 250 दिया हुआ है तो दैट विल बी 0.53 डी, ठीक है। डी विल बी द डेप्थ, और 415 के लिए 0.48 डी, 500 के लिए 0.46 डी, ठीक है। तो डायरेक्ट हो गया आपका, पहला स्टेप हो गया, लिमिटिंग डेप्थ निकाल लो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम वहां पे निकाल रहे थे एक्चुअल डेप्थ, तो वैसे ही यहाँ पे निकलती है अल्टीमेट डेप्थ, दैट विल बी एक्सयू। तो एक्सयू की वैल्यू इज 0.87 FIAST डिवाइडेड 0.36 FCK इनटू बी, ठीक है। ये भी कैसे आता है, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स से इक्वेट कर दो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंपेयर करना है, एक्सयू को एक्सयू लिमिटिंग से कंपेयर करो। एक्सयू लिमिटिंग अगर बराबर है एक्सयू के, तो हमारा बैलेंस सेक्शन, अगर ग्रेटर है तो, सॉरी ये गलत लिखा है, अगर लेस है तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ग्रेटर है, सॉरी सही लिखा है। एक्सयू एक्सयू को कंपेयर करना है, एक्सयू अगर एक्सयू लिमिटिंग के बराबर है तो बैलेंस, एक्सयू अगर कम है एक्सयू लिमिटिंग है तो अंडर रेनफोर्स, एक्सयू अगर बड़ा है एक्सयू लिमिटिंग है दैट विल बी ओवर रेनफोर्स, क्लियर। और इसके लिए भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत इजी है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंप्रेशन साइड विल बी 0.36 FCK इनटू बी इनटू एक्सयू इक्वल टू डी माइनस 0.42 XU, और वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द टेंशन साइड विल बी 0.87 FI इनटू AST डी माइनस 0.42 XU, ठीक है। देख लो ये सारी चीजें वही दी हुई हैं जो अभी मैं बता रहा था। लिमिट स्टेट मेथड के लिए लिमिटिंग विल बी अलग अलग वैल्यू होती है, के इंटू डी की FE 250 के लिए ये वैल्यू होगी, योर एक्चुअल डेप्थ विल बी दिस टाइप ऑफ सेक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लिमिटिंग एंड वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो। देखो अब यहाँ पे वो चीज क्लियर हो जाएगी, अंडर रेनफोर्स के लिए क्या यूज करना है, वैलिड फॉर बैलेंस एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखो, कंप्रेशन साइड से हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कब निकालोगे, जब ओवर इन्फोर्स हो। ओवर इन्फोर्स में मैंने बताया, पहले बताया था आपको, ओवर इन्फोर्स में क्या होता है, कंक्रीट पे स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या फेल करता है, कंक्रीट पहले फेल करता है ओवर इन्फोर्स के केस में। तो यू विल टेक, जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे ओवर इन्फोर्स के केस में, कौन सी साइड से लगाओगे, कंप्रेशन साइड से, ठीक है। और यही अभी जो शुरुआत में करते हैं अंडर इन्फोर्स के केस में, टेंशन साइड के लिए। तो साफ साफ लिख दिए यहाँ पे, है ना। बैलेंस के लिए तो दोनों फॉर्मूले वो हैं, बैलेंस में तो दोनों से वैल्यू बराबर आएगी, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखना है, ये तो क्वेश्चन कर रखा है आपने। हर्षिता को किसमें डाउट आ रहा था, वो एनालिसिस में दिक्कत हो रही है या उसमें डिजाइन में? अच्छा हाँ, डिजाइन में तो एनालिसिस एनालिसिस का था ये क्वेश्चन, देखता हूँ मैं, डिजाइन भी होगा शायद। ये मैंने ऐसे पढ़ाया नहीं था क्या, ये वाला लिमिट स्टेट मेथड का इस तरह नहीं बताया था, 0.446 FCK। मेरे को तो याद आ रहा है पैराबोलिक, और ये मैंने पढ़ाया था शायद, हर्षिता। हाँ सर, डायग्राम देख के कुछ लग तो रहा है ये वाला पैराबोलिक हाँ वाला। वही तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को याद है क्योंकि उसके बिना मैं बताऊंगा नहीं। मैक्सिमम स्ट्रेस 0.0035 होता है, 0.887 होता है, यहीं से तो फिर फॉर्मूले तो वहीं से, यहीं से, हाँ ये बताया तो था मैंने, ये सारी चीजें बताई थी। अभी तो ये बताया था कंप्रेसिव फोर्स कहाँ से आया, 0.36 FCK XUB। एक बार देखना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में देखना एक बार, ये सारी चीजें बताई, नहीं तो फिर से बताना पड़ेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है।
ये सारा है। तभी तो देखो ये यहाँ से ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर दिखाया था ना, यहीं से तो आया था, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वेट रखोगे 0.36 एफसी के एक्सयू इंटू बी इक्वल टू 0.87 एफआई इंटू एएसटी, तभी से तो ये अल्टीमेट हमारा अल्टीमेट डेप्थ जो आई थी एक्सयू, दिस इज नोन एज एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, अल्टीमेट डेप्थ भी बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ किसी को बोला जाता है। ये डायरेक्ट याद कर लो, 415 के लिए 415 के लिए 0.48 डी डायरेक्ट वैल्यू है, सब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर सब मुझे जहां तक याद है मैंने करवाया था। फिर हाँ ये भी तो बताया था, पूरा डिजाइन भी बताया था मैंने। अब डिजाइन पे आ गए, ठीक है, डिजाइन फॉर्मूला डायरेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, 0.36 एफसी के इसी से लेके चलोगे और डायरेक्ट डी की वैल्यू, डेप्थ निकालना रहता है तो अंडर रूट एमयू बाई क्यूबी आ जाएगा हमारा डिजाइन फॉर्मूला। फिर एरिया ऑफ स्टील निकालोगे, एरिया ऑफ स्टील विल बी एमयू बाई 0.87 एफआई। इसका क्वेश्चन भी मैंने एक शुरू करवाया था मुझे जहां तक याद है। हाँ ये बता तो रहा था मैं, डिजाइन कैसे करना है, डिजाइन ऑफ द बीम डायरेक्ट लिमिट स्टेट से कर रही थी, किससे कर रही थी हर्षिता, लिमिट स्टेट से? नहीं सर, वर्किंग स्ट्रेस से करा था मैंने। अच्छा वर्किंग स्ट्रेस, चलो कोई बात नहीं। देखो शुरुआत इसी से करो, ऐसे ही करो। सबसे पहले क्या किया, कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, सबसे पहले एज्यूम कर लो एक ओवरऑल डेप्थ मान लो, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, मतलब ऐसी रेंज लो कि जो अगर विड्थ दिया हुआ है तो उसका डबल ले लो या एज्यूम कर लो, ठीक है, या अगर लेंथ दी हुई है तो लेंथ का L/10 कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद निकालो क्या, लोड और बेंडिंग मोमेंट। अब लोड कैसे निकालोगे, आपको पता है, कुछ अगर लोड दिए हुए हैं तो लोड को डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फैक्टर्ड लोड दिया हुआ है तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर्ड लोड निकालना पड़ता है 1.5 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालो। बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, जो लोड आया, लोड मल्टीप्लाइड बाई L स्क्वायर बाई 8। ये मैंने बताया था कैसे आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप लेते हो यूडीएल के केस में, है ना, हम लोड यूडीएल मानते हैं तो WL स्क्वायर बाई 8 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन के लिए फॉर्मूला आपके पास, मैक्सिमम लिमिटिंग मोमेंट कितना आया, डिवाइड बाई द क्यू इंटू बी। क्यू आपको पता है, वो उससे आ जाएगा फॉर्मूले से, हाफ इंटू सी इंटू जे इंटू के, सारे वो निकालोगे कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद डी डिजाइन कितना आया, डी डिजाइन में आप इफेक्टिव कवर को मल्टीप्लाई करो, फिर आप जो डी डिजाइन आ गया। अब आपने डी कितना लिया था, अगर जो डी आपने माना था अगर वो ग्रेटर है डी डिजाइन से तो आपका डिजाइन ओके है, और अगर डी जो आपने माना था वो कम है तो आपको फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर से डेप्थ बढ़ाओ, फिर से अपना वो विड्थ चेंज करो, फिर उसके बाद फिर से उसको फॉर्मूले पुट करो, फिर से सारी चीजें चेंज करो। बस यही है शायद। देखो जे की वैल्यू कैसे आएगी, 1 माइनस के 0.42 के, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, एक बार देखो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होती है तो फिर बताओ। ये रहा एक क्वेश्चन, करवाया नहीं है बस ऐसे ही। एक मिनट, मुझे जहां तक याद है मैंने क्वेश्चन तो करवाया था। लिमिट स्टेट का एक भी डिजाइन नहीं करवाया क्या मैंने? नहीं सर, लिमिट स्टेट का क्वेश्चन तो नहीं पता है। चलो उससे भी अच्छी चीज एक दिखाता हूँ। चलो अब तक हमने रेक्टेंगुलर बीम और उसकी बात कर रहे थे ना, एक देखते हैं टी बीम। टी बीम देखा है कहीं पे, कहीं कंस्ट्रक्शन में, कहीं कुछ? ये दिख रहा है कुछ, ये है क्या, कोई बताएगा व्हाट इज दिस? टी बीम। हाँ हाँ टी बीम, वेरी गुड, वो तो बोल ही रहा हूँ तो टी बीम ही होगा। कैसे टी बीम को यूज कर सकते, कोई बताएगा मुझे, कहीं देखा है प्रैक्टिकल? टी बीम का कहीं यूज कर सकते हैं क्या? देखो एक टर्म समझो, चलो, मोनोलिथिकल स्ट्रक्चर सुना है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स नहीं सुना, पहली बार। देखो क्या होता है, अगर मान लो कैसे समझाऊं मैं, एक मिनट रुकना। दो चीज, ये चीज समझ में आ रही है, इसका हम एज अ बीम कैसे यूज कर सकते हैं, कोई आइडिया बताएगा कुछ? तो प्रोजेक्शंस में यूज कर सकते हैं शायद। कैसे प्रोजेक्शंस कैसे?
तो एक तरफ अगर थोड़ा सज्जा निकल रहा है। हाँ वेरी गुड, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब कंटिन्यूटी देखो, जब बीम जा रही हो, मतलब एक एक सेंटर से बीम जा रही हो और ऐसे करके, मतलब एक इधर से बीम हो और एक इधर से भी बीम हो, दोनों बीम अगर एक जैसी हैं तो हम डायरेक्ट टी बीम क्यों नहीं यूज कर लें? क्या होगा, आपका एक बीम ऐसे बनाओगे फिर एक बीम ऐसे बनाओगे, तो इससे बेटर है डायरेक्ट हम टी बीम यूज कर लें। ठीक है, कई जगह यूज होती हैं, ऐसी बात नहीं है, कई जगह यूज हो रही हैं आजकल ये। ठीक है, आजकल क्या टी बीम हो गई, एल बीम हो गई, तो अब इनका इनका क्या, अगर आपने बीम डिजाइन पढ़ लिया तो टी बीम क्या डिजाइन कर सकते हो? बताएगा कोई मुझे? हर्षिता अंकिता, अगर मान लो रेक्टेंगुलर बीम पढ़ लिए तो टी बीम भी हो जाएगी क्या, काम हो जाएगा उसका? तो उसी तरह तो होगा शायद, मतलब प्रोसीजर बिल्कुल तो बिल्कुल, शायद। सिर्फ रेक्टेंगुलर, इसीलिए रेक्टेंगुलर बीम पढ़ाई जाती है, टी बीम कहीं नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन आपको पता होना चाहिए, दो रेक्टेंगुलर को अगर आप मोनोलिथिक कर दो, मोनोलिथिक का मतलब है उसको कनेक्ट कर देना, कनेक्ट का मतलब है कि देखो देखो आजकल क्या है ना, आजकल मेंबर्स ही आते हैं, आपने टी का मेंबर ही बना लिया। देखो अब आरसीसी जब हम यूज कर रहे हैं, अभी तो आरसीसी पढ़ रहे हैं, अब मैं स्टील में बताऊंगा, स्टील में डायरेक्ट टी मेंबर आते हैं आपके, मतलब मेंबर ही आते हैं, एंगल मेंबर्स, मतलब कंप्रेशन मेंबर्स और डायरेक्ट टेंशन मेंबर्स ही आते हैं, पूरा का पूरा एक साथ आप मतलब फैक्ट्री में बना सकते हो, पूरा का पूरा एक साथ, कॉलम बीम सब कुछ। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, एक साथ वो करते हैं और वो ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। तो ऐसे ही टी बीम जब आपको बनानी होती है, अगर आपको पता है कि आपको ऑलरेडी टी बीम देनी है, तो आप क्यों अलग अलग चीज वो करो, आप डायरेक्ट एक साथ दे दोगे तो वो उसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी। ठीक है, तो अब ये होती है सिंपल रेक्टेंगुलर की तरह, मान लो ये एक ऊपर वाला एक रेक्टेंगल हो गया, नीचे वाला एक रेक्टेंगल हो गया, यही चीज तो है इसमें, कुछ अलग से तो है नहीं। ऊपर वाले को देखो अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है, नीचे वाले को देखो अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, वही चीज है, पूरा का पूरा एज इट इज है। दिख रहा है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द आइसोलेटेड टी बीम। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ निकालोगे। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो बस। ठीक है, ब्रेक कैसे करोगे, क्रिटिकल डेप्थ हो गई हमारी, क्रिटिकल डेप्थ हुई, एक्चुअल डेप्थ हुई। अब देखो इसमें दो चीज होती हैं, एक को बोला जाता है वेब, एक को बोला जाता है फ्लेंज। ठीक है, दिस इज नोन एज वेब, दिस इज नोन एज फ्लेंज, जो पार्ट निकला होता है दैट इज नोन एज फ्लेंज। ठीक है, अब वेब का अलग होता है, फ्लेंज का अलग होता है, उनकी लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो एज्यूम एक्से लाइज इन द फ्लेंज, अगर ये एक्से हमारा फ्लेंज के अंदर लाई करेगा, ठीक है, हम एक्चुअल डेप्थ और सब कुछ निकालेंगे, एक्से एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तीन केस होंगे, या तो एक्से हमारा फ्लेंज के अंदर करेगा या फिर वेब में लाई करेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग केस होते हैं, रुक जाओ एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब देखो फ्लेंज और वेब, फ्लेंज की लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L0/L0/B प्लस 4 प्लस BW। ठीक है, इट शुड बी लेस देन बी, जो भी हमारी विड्थ होती है। ठीक है, उससे कम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले ये डायरेक्ट आपके आईएएस कोड में दिए हुए हैं, हमें कुछ इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो हमारी एक्चुअल डेप्थ आ जाती है, एक्चुअल डेप्थ से हमारे पता चल जाता है 114 आ रही है, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लेंज है उससे कम है। ठीक है, तो आवर एजम्पशन इज करेक्ट, मतलब हमने मान के चला था ना कि वो हमारा क्या हो रहा है, फ्लेंज के अंदर लाई कर रहा है या वेब के अंदर लाई कर रहा था। तो डी फ्लेंज से कम है हमारा एक्स से, इसका मतलब क्या है कि हमारा वेब में ही लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल देंगे रेक्टेंगुलर वाले फॉर्मूले का, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब ये डायरेक्ट मोनोलिथिकल स्लैब का फॉर्मूला दे दिया है, चलो ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे एक बार, है ना। वैसे टी बीम वी बीम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कि मतलब ऐसा ना हो कि एकदम पता ही ना हो। ठीक है, और रुक जाओ टी बीम का मैं और कुछ देख लूँ, मतलब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं कि अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर इससे कम में होगा व्हेन एक्से लाइज इन फ्लेंज तो क्या कंडीशन होगी, अगर वो नीचे जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये दो दो कंडीशंस होती हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, मतलब एनालिसिस करना बहुत आसान है टी बीम का। ठीक है, कई जगह यूज भी की जाती है, इसलिए मैंने कहा एक बार बता दिया जाए। एक मिनट। बाकी ये सब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हुए हैं, ये वाली पीपीटी मैंने दी है ना आप लोग को, जो वही वाली है डबली रेनफोर्समेंट वाली। चलो बाकी इतना इतना तो कभी अब अभी देखो, है ना, बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, बाकी फिर देखो इतना पहले कर लो। ठीक है, बाकी एक मिनट रुकना।